बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। अरसलान खालिद की गैर मौजूदगी में आज के लिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। आज जो खबर सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रही वो आने वाला बजट है। कल बजट अनाउंस होने जा रहा है। मशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि पहली बार किसी टैक्स के लगने का मौका नहीं है। इस बार हम टैक्स का बोझ डालने नहीं जा रहे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया मुतासर हो रही है और कहा यह जा रहा है कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो इस वक्त नीचे चली गई और पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो पहले ही मुस्तहकम नहीं था, अब देखना यह है कि बजट के बाद होता क्या है। और साथ ही साथ इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी, उसके बाद हम कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बात करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में एक बार फिर से हमें वही चीज़ नजर आई जो पहले होती थी, अपोजिशन की तरफ से उस तरह से बयानबाजी की गई, हुकूमती वज़रा की जानिब से जवाबात दिए गए, इस पर बात होगी। और तीसरे हिस्से में हम प्रोग्राम के बात करेंगे सिंध हुकूमत का सूबे में 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है सिंध हुकूमत की तरफ से। अब कहा यह जा रहा है, इससे पहले भी WHO की जानिब से कहा गया कि 2 हफ्ते लॉकडाउन किया जाए, 2 हफ्ते नरमी की जाए, लेकिन मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौमी इदारा बराए सेहत ने सिर्फ वबा को देखना है, लेकिन हमने तमाम तर सिचुएशंस को मद्देनज़र रखना है। और इमरान खान साहब ये पहले भी बात कर चुके हैं कि हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तमाम तर चीज़ें इसी तरह से चलेंगी। और हम इस पर बारहा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात करते भी रहे हैं कि क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन दूसरी तरफ सूबा सिंध जो कि पहले से ही सबसे पहले लॉकडाउन वहाँ पर किया गया था, टेस्टिंग कैपेसिटी वहाँ पर बढ़ी, लेकिन केसेस भी उसी तादाद के साथ ऊपर जा रहा है ग्राफ। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत जो लॉकडाउन करने जा रही है, इस पर वफाक क्या कहता है। ये सारी सिचुएशन पर बात करेंगे और ख़ासतौर पर सबसे पहले हम बजट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत ये बात करती नजर आई है कि मुआशी तौर पर हम कहीं ना कहीं संभलने वाले थे कि कोरोना की जद में आ गए, जिसकी वजह से हमारी मईशत और नीचे चलेगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब हम कोरोना की जद में नहीं थे, क्या उस वक्त हम मुआशी तौर पर स्टेबल थे? क्या उस वक्त आम आदमी को रिलीफ मिल रहा था? और अगर आम आदमी को रिलीफ मिलने के चांसेस थे, तो क्या अब कोरोना की जद में आने के बाद मुआशी तौर पर हम जो गैर मुस्तहकम हो गए हैं एक बार फिर से, उसके बाद कितना वक्त लगेगा स्टेबल होने में? और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है क्या? कल बजट पर सबकी नजरें लगी हुई हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार नदीम रजा साहब, जबकि वीडियो लिंक के जरिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी, नज़ीर लगारी साहब, और टेलीफोन लाइन पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कल बजट पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, एक बार फिर से मशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने भी ये बात की है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, तवक्को रखी जाए कि ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं टैक्स लगाया ही ना जाए। इससे पहले भी हुकूमत बहुत बड़े बड़े दावे कर चुकी है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ मिलता नहीं है। क्या अब इस बजट में आवाम को वाकईतन रिलीफ मिलेगा या वैसी की वैसी सिचुएशन रहेगी? बात यह है कि हुकूमत इकनॉमी को संभालने के दावे के साथ आई थी। अपना इंतखाबी वादा भी ये लेकर आई थी कि मुल्क पर बड़े कर्जे हो गए हैं और हम आते ही कर्जे उतारेंगे और हम आते ही एक ऐसा फॉरेन एक्सचेंज इस तरह आएगा हमारे पास कि एक पूरी की पूरी नहर बहेगी और ऐसी नहरें बहेंगी कि हर तरफ से फॉरेन एक्सचेंज के जो है यहाँ पर ढेर लग जाएंगे और जो कर्ज जिनके हमने देने उनके मुंह पर दे मारेंगे और फिर हम मुल्क को लेकर आगे चलेंगे। फिर उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान की जो रही सही सकत थी, पाकिस्तान की इकनॉमी के अंदर जितना कुछ कैपेसिटी मौजूद थी उसको और ज़्यादा कम किया गया, बल्कि उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। यहाँ पर चंद लोगों का कार्टेल बनाया गया और उन लोगों की लूट मार के दरवाजे खोले गए और हर चीज़ फिर उसी तरफ चलने लगी है। आप देखें कि अगर दवाओं की कीमतों की तरफ जाएं तो लगेगा कि जनाब क्या क़यामत आई है और किस तरह से दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं, और उनके बेनिफिशरीज़ का आप पूछें तो फिर पता चलेगा कि इस कोरोना के दौर में भी ये किया गया कि आपने जो इजाज़त मिली थी वो 4-5 अद्वियात की इजाज़त मिली थी, लेकिन आपने थोक के हिसाब से इंडिया से दवाएं मंगवाना शुरू कर दी और ये आपकी इम्पोर्ट्स थी। इसके अलावा फिर आपने देखा कि क्या हुआ कि अचानक एक आटे का बहरान पैदा होता है, आटा नहीं मिल रहा होता है और पूरे मुल्क में मालूम हुआ ये भी एक कार्टेल था जो अपने घर को भर रहा था और वो सारे के सारे कोरोनीज थे और इनके आसपास बैठे हुए लोग थे, इनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग थे और उस कमरे में, उस हाल में बैठे हुए लोग थे जो काबीना के इजलास में बैठता है, जहाँ पर होता है काबीना के इजलास, उस हाल के अंदर बैठे हुए लोग थे जिनका कार्टेल था। फिर शुगर की तरफ आए, फिर शुगर की लूट मार हुई। उससे पहला काम ये किया गया कि लोगों से रोजगार छीना गया, उनके पथारे उलट दिए गए, उनकी ठेले उलट दिए गए, उनके
दुकानें छोटी छोटी बंद कर दी गई, उनकी दुकानें बिल्डोज कर दी गई और कहा गया कि जनाब हम जो है इस कचरा साफ कर रहे हैं, हम जो है ये लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है। जो बड़ी बड़ी इंक्रोचमेंट्स थी, जो एकड़ों की और सैकड़ों एकड़ों की इंक्रोचमेंट्स थी, वो अब भी मौजूद हैं और उन लोगों पर अब भी उनका कब्जा है। लेकिन जिन जिन लोगों ने 60 गज पर 3 मरले पर, 1 मरले पर, 2 मरले पर छोटे छोटे उन्हें अपने गुजारे के लिए घर बनाए हुए थे, पहले उनको बिल्डोज किया गया और तमाम शहरों में किया गया और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया इस काम करने में। और ये नेक काम इनने कर दिया, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, फिर छोटे शहरों में गए। फिर जहां भी एक नौजवान चला जाता है कि जी मैं हूं पुनः पार्टी का लीडर और मैं चलें इस इलाके को गिराएं, और वो गिराना शुरू करते थे। फिर लोगों के घर गिराए गए और लोगों के घर, लोगों के कारोबार तबाह किए गए, लोगों की इकोनॉमी, लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, लोगों की कमर तोड़ के रख दी गई है। ये सूरत हाल तो कोरोना से बहुत पहले की थी। कोरोना तो अब आया है और इससे पहले वो कई बजट पेश कर चुके हैं। आपके कहने का मतलब है कि कोरोना से पहले भी की सूरत हाल बेहतर नहीं थी, जो हुकूमत कोरोना पर डालकर सारा मलबा कोरोना पर डाल दिया कि कोरोना की वजह से मुआशी तौर पर हम मजीद गैर मुस्तहकम हो जाएंगे। सुलंगी साहब को शामिल गुफ्तगू कर लो, फिर लगारी साहब आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ। सुलंगी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपने लगारी साहब की गुफ्तगू सुनी, वो तो ये इससे मुत्तफिक हैं कि कोरोना से पहले भी हम मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम थे, हुकूमत की पॉलिसीज कोई खासी बेहतर नहीं थी, जो हम मलबा सारा कोरोना पर डाल रहे हैं। लगारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो पहला केस पाकिस्तान में 26 फरवरी को आया है, तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने हैं। तो 3 महीने के अंदर जो है वो 23 महीने की जो कारकर्दगी है उसको आप नहीं डाल सकते। आप खुद ये देख लें कि हुकूमत ने अभी जो फिगर्स पिछले साल की जो इक्तिसादी कारकर्दगी के जारी किए हैं, उसमें पिछले साल जो है वो रिवाइज करके आपकी जो जीडीपी है वो 1.9%, 1.9 या ज्यादा से ज्यादा 2% पे आ गई थी। अब इसको कंपेयर करें उससे पिछले साल की जीडीपी से, जो पहले तो 5.8% थी, लेकिन उसको रिवाइज करके उन्होंने 5.5% किया। लेकिन इस साल की जो जीडीपी है वो माइनस में गई है और वर्ल्ड बैंक के जो अभी जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि जो आने वाला साल है उसमें भी पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो माइनस में होगी। तो मईशत का जो हाल है उसको आप 2.5 महीने के कोरोना के खाते में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। जो ओवरऑल जो मुआशी पॉलिसीज थी हुकूमत की, जिस तरीके से उन्होंने जो पॉलिसी रेट या जो शरह सूद जो है उसको आसमान पर पहुंचाया, और उसके नतीजे में उन्होंने जिस तरीके से वो हार्ट मनी यहां पर ले आए वो तो उड़नछू हो गई, वो तो चली गई। तो अब मजबूरन अब इनके पास क्या रास्ते हैं? अब ये बगले बजा रहे हैं कि जी हमने अपने कर्जे मौखर करा लिए हैं। तो कर्जे मौखर कराने से वो कर्जे मनसूख तो नहीं होते, वो बिलाखिर आपको देने ही होते हैं। तो असल बात यह है कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर नहीं करते, अवाम की जो जरूरियात है उसके हवाले से उसके आसार कोई नहीं नजर आ रहे। अभी आप ये देखें कि आज जो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया उसके अंदर भी जो फिगर्स हैं वो खासी खौफनाक हैं। तो वाहिद आपका जो सेक्टर है जो पॉजिटिव जोन में जा रहा है वो एग्रीकल्चर का है, उसका जो हाल है वो भी बहुत बुरा है। अब पहली दफा हुकूमत ने पैसे रखे हैं गंदम को दरामद करने के लिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि गंदम बरामद करता रहा है, तो वाहिद जो सेक्टर है इकोनॉमी का एग्रीकल्चर वो भी अगर तबाह होने जा रहा है, और ऊपर से कोरोना को जिस तरीके से मैनेज किया है उस हुकूमत ने, उससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी और कोई हो नहीं सकती। मैं इस पर भी आता हूं सोलंकी साहब के कोरोना से निपटने के हवाले से हुकूमती सतह पर जो इक़दाम किए गए वो कितने तसल्ली बख्श थे, लेकिन आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठा दिया मईशत के हवाले से। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, अब जिस तरह से सोलंकी साहब भी ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत को इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, लेकिन क्या हुकूमत के पास इतना वक्त है? हम कोरोना से निपटेंगे, नया बजट आ रहा है, आम आदमी को रिलीफ देंगे, दूसरी तरफ पेट्रोल का बहरान पैदा होता जा रहा है, उस हवाले से भी दावे किए जा रहे हैं कि 2-3 रोज में बेहतर हो जाएगा। कितने ज्यादा चैलेंजेस हैं, कहां पर हुकूमत लैग करेगी, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, मैं अगर बॉक्स की बुनियाद पे तजिया करूं तो वो तो फिर सारा कुछ खराब ही खराब है, लेकिन एक तजियाकार की हैसियत से आप अगर बैलेंस तजिया करें तो फिर वो बड़ा हकीकत पसंदाना चीज़ें या हकीकत सामने आनी शुरू हो जाती है, नज़र आती है। 2-3 इश्यूज हैं जो सामने आए जिनकी वजह से मईशत पे बहुत बड़ा असर पड़ा, वरना तो उस वक्त आप देखिए कि जब इनको मिला तो कर्जे $95 बिलियन थे और उसके साथ साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो हमारा कोई 30-32 बिलियन डॉलर का था। अब वो कम होके तो बहुत थोड़ा रह गया, इन्होंने अपनी इंपोर्ट्स वगैरह कंट्रोल की हैं और वो कम रह गया, कर्जे बढ़े हैं और कर्जे बढ़ने की वजूहात भी मौजूद हैं। जब ये आप आके कहते हैं कि करप्शन खत्म करनी है और करप्ट लोगों के पीछे हाथ डालना शुरू करें, गो के किसी को सजा तो नहीं, करप्शन तो वही, क्योंकि करप्ट माफियाज हैं, जैसे भी शुगर माफिया निकली और वो होस्टेज कर देती हैं गवर्नमेंट को। आपने देखा कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट ने इनको गवर्नमेंट को होस्टेज किया, फिर ब्यूरोक्रेट्स ने किया, फिर उन लोगों को कंसेशंस देनी पड़ी। आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने 6-7 महीने इकोनॉमी को जमूद में रखा, चलने नहीं दिया जब तक कि गवर्नमेंट ने ये नहीं उनको यकीन दहानी कराई कि अच्छा आपके केसेस जो हैं वो हम नैब को नहीं देंगे। इसी तरह और भी जैसे ये ब्यूरोक्रेट्स के केसेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स ने कलम रखा हुआ था, ढेले का काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी सारी वफादारियां उस करप्ट टोले के साथ थी जो पहले यहाँ मौजूद था। पिछली हुकूमत और इसका फर्क सिर्फ यही पड़ा है कि इन्होंने नारा करप्शन के खिलाफ लगाया, सारे उठ के खड़े हुए कि इनको नाकाम करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। तो पहला मसला तो ये था, उसकी वजह से हर तरफ आपको नजर आया कि तमाम किस्म की जितनी भी यहाँ माफियाज हैं, जो नहीं भी थी वो माफिया बन गई इनके खिलाफ काम करने में। तो पहला तो इशू ये हुआ। फिर जैसे ये कोरोना का शोर मचा तो सबसे पहले जो आज बजट में भी आपको बहुत बड़ी एक रुकावट और बहुत बड़ा मसला आएगा, बाहर से हमारी रेमिटेंसेज पहले थोड़ी कम हुई फिर खत्म हो गई। अब आपको एक पैसे की रेमिटेंस नहीं है, बल्कि वो लोग जो बाहर से पैसा भेज रहे थे, आज आपकी इकोनॉमी पे बोझ अंदर, और हमें तकरीबन साल का $16 अरब के करीब बाहर से रेमिटेंसेज आती थी, वो रुक गई हैं, वो आपकी आमदन खत्म हो गई। बाहर पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से मार्केट्स वगैरह, अमेरिका की वॉलमार्ट, ये वो मार्केट्स बंद हैं, आपके माल की कोई डिमांड कहीं नहीं, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गई, आपको ये खसारे पूरे करने हैं। जबकि आपके बाकी वो सर्कुलर डेट वाला वो वही चल रहा है किस्सा। अब उसको सर्कुलर डेट को इन्होंने एड्रेस करने का किया, एक कमेटी बिठाई जिसने सारे फ्रॉड पकड़े हैं इन कंपनियों के, पावर जनरेशन कंपनी को, और उनसे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहले तो नहीं किसी ने किया, किसी भी माफिया को हाथ डाले नहीं किसी ने, सब खा पी रहे थे, खुश थे, आप भी खाएं अगले को भी खाने दें। इसी तरह लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं। हमारे बजट में सबसे ज्यादा पैसा आपका डेट सर्विसिंग में जाता था, नंबर 2 पे फिर आपका डेट के अलावा जो आपकी लॉस मेकिंग एंटिटीज है उनमें जाता है, तीसरा आपका फिर डेवलपमेंट बजट आता है, फिर चौथा आपका डिफेंस आता था। ठीक है, अब डेवलपमेंट बजट में भी आपको कुछ कमी करनी होगी। लॉस मेकिंग एंटिटीज में आप अभी तक फंसे पड़े हैं, वो मदारे सारे लॉस कर रहे हैं और उनमें मजीद जैसे ठीक है जनरल साहब, गॉट योर पॉइंट। नदीम रजा साहब इस स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नदीम साहब, जिस तरह से तीनों लोगों ने बात की, सोलंकी साहब ने, लगारी साहब ने, अमजद शुएब साहब ने बड़े अहम नुक्ते उठाए, लेकिन इसके बावजूद आज जो हफीज शेख साहब ने कहा कि इक्तिसादी बहरान हमें विरसे में मिला, इतने अरसे के बाद भी ये कहना दुरुस्त है? देखिए, हम सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम की सियासत पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, जबकि कोरोना से अमवात हो रही हैं, कोरोना की वजह से मईशत बैठ गई, ना हम ज़िंदगियां बचा सके हैं और ना ही हम मईशत बचा सके हैं। क्यों हमारा ये था कि मईशत होगी तो सांसें चलेंगी, जबकि सांसें चलेंगी तो मईशत चलेगी, वो उससे मशरूत होता है। हमारी जो गोमगो की जो पॉलिसी है अभी तक हम उससे निकल नहीं सके हैं। ये दो नज़रिए चल रहे हैं, एक एक्सट्रीम पर है जो गवर्नमेंट की समहाउ किसी भी तरह से उनकी ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट को शेल्टर दिया जाए, गवर्नमेंट को बचाया जाए, कि जो दो माजी की जो गवर्नमेंट थी सारी वो करप्ट थी और ये ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, करप्शन थी पहले, बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है,
तो लेकिन अभी मौजूदा दौर में देखा जाए तो यहाँ भी करप्शन कम नहीं हुई है। आप मेडिसन की मद में देख लें, आप पहले चीनी कमीशन देख लें जो बना, उसमें किसकी तरफ उंगलियां उठाएं, गंदुम का बहरान था उसमें किसकी तरफ गई हैं चीज़ें। जैसे मेडिसन का हुआ, आप ही के वज़ीर सेहत थे, उन्होंने मेडिसन के अंदर जिस तरह से की, उसके बाद हटा के उनको पार्टी का सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर अभी दोबारा आपने नैब को इंक्वायरी दी है, तो कहाँ से हो रही है? हमें देखना पड़ेगा। हम सिर्फ यानी कि किसी वजह से किसी को सपोर्ट करना और किसी वजह से किसी की मुखालफत करना, तो ये एक अच्छा वो नहीं है। जब आप कहते हैं ये करप्शन के ख़िलाफ़ ये इनका स्लोगन था, उसी स्लोगन की बुनियाद पे ये गवर्नमेंट बनाई गई है। अगर आप देखें कि एक अगर माफिया ने इसको हाईजैक कर लिया है तो हुक्मरान जो बैठे हैं सारी जिम्मेदारी उनकी है। वो बाइख्तियार हैं या बेइख्तियार हैं, असल मामला है क्या? अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर क्यों बज़िद हैं आप कि सिस्टम को इसी तरह से चलाया जाता रहे, धक्का लगाया जाता रहे। फिर आपने कोरोना के ऊपर डाल दी कि सारी मईशत बैठ गई, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोरोना ने अगर देखा जाए जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उसने इन्हें मसनूई तनफ़ुस फराहम किया है। जो कर्ज़े जो डेफर हुए हैं और फिर जो इमदाद आई है, ना सिर्फ कोरोना और फिर अभी टिड्डी दल के मामले के ऊपर भी आई है। हम बात करें ज़राअत की भी, हमने बात की इस दौरान, जो बात हुई ज़राअत की, हमारी ज़मीन वो थी जो सोना उगलती थी, आज क्या हो रहा है? हर तरफ कार्टेल बना हुआ है, हर तरफ गठजोड़ है। वो क्यों है? उसको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब आपके पास चीनी स्कैंडल की एक रिपोर्ट आ गई, जामे रिपोर्ट आ गई, उसके बाद फ्रांसिक भी हो गई, वो फिर कहाँ गई? जो 100 बिलियन की जो सब्सिडी आपने दी थी उसका तो हिसाब दें आप पहले। आप 85 पे चले जाते हैं, ये 2 साल में जो कम से कम उसका दे दें, सबकी ज़बानें बंद हो जाएंगी। फिर आपने नैब भी आप ठीक नहीं है। अच्छा, FBR पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये वही FBR है जिस माजी की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट किया और अब हम जो है माइनस में जा रहे हैं। 2 साल से आपकी टैक्स कलेक्शन तो है ही नहीं। फिर आप ये कह रहे हैं कि ये अवाम दोस्त बजट आएगा, टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स आमदनी पे लगता है, आपकी आमदनी किधर है? लोग बेरोजगार हो गए। आपने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो इससे ज़्यादा तो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो आपका अपना डेटा है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस दौरान जो बेरोजगार हो गए, तो कहाँ से सूरत हाल बेहतर होगी? आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना है, उस तरह से लेके चलें। एक सिस्टम को चलाना है, उसमें हर चीज़ को देखना पड़ता है। ये नहीं कि नज़रियात की बुनियाद पे कोई ठीक है कोई गलत है, नहीं, उसके काम की बुनियाद पे जांचना होगा कि आया वो सिस्टम को सही समत में लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्या करप्शन इस दौर में बढ़ी है या कम हुई? यही पैमाना है ना। यही एक सस्ता यानी कि एक नारा लगा था, इसी नारे की बुनियाद पे पाकिस्तान के अवाम ने इनको वोट दिया। जिस तरह से कहा गया था, जैसे पहले लगारी साहब ने भी कहा कि ये दूध की नहरें बहेंगी, ये दावा किया कि $1 अरब आ जाएगा, बाहर से पैसे आएंगे, कर्जा मुंह पे मार देंगे। किधर मार दिया कर्जा आपने? यहाँ तो अवाम के 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आपने किसी भी एक चीज़ को सही तरह से पकड़ के नहीं रखा। हमने हमारे हाथ से मिट्टी की तरह हमारी जो मुट्ठी से चीज़ें निकलती जा रही हैं और हम अभी भी हैं जो आंखें बंद करके बैठे में। आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पे जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, अगर सिंध ने लॉकडाउन किया उससे बेहतरी आई, उसको तनकीद का निशाना बनाया। आज वो भी कोरोना का शिकार हैं जो बोलते थे कि पाकिस्तान में जो कोरोना आया है वो इंतहाई कमज़ोर है। हमारी दुआ है कोई इसका शिकार ना हो, सब सेहतियाब हों, लेकिन आपको ज़मीनी हक़ाइक़ को आप झुटला नहीं सकते। आप आंखें बंद नहीं कर सकते। दुनिया में जो कुछ हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कमज़ोर आया था, बाहर ताकतवर है, पाकिस्तान इटली नहीं है, न्यूयॉर्क नहीं है। आप ये देखें ना, आपकी ट्रिपल फिगर में आपकी अमवात पहुँच चुकी हैं, आप फिर भी आराम से बैठे में। आलमी इदारे सेहत जो है वो क्वेश्चन रेज कर दिए उसने, आप उसको भी जवाब देते हुए कह रहे हैं कि उनका काम नहीं है। भाई उन्हीं का काम है, उन्होंने ही इसको वबा डिक्लेयर किया है, वही SOPs जारी कर रहे हैं, उन्हीं SOPs पे आप आगे चल रहे हैं। जब कोई तनकीद करता तो आप बोलते हैं आपका काम नहीं हमारा काम है। तो सिस्टम इस तरह से नहीं चलते, इन्हें दुरुस्त में लेके जाना होगा, तभी सूरत हाल बेहतर होगी। अदरवाइज सूरत हाल बिगाड़ की तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ नहीं आ रही है। सही। लगारी साहब, नदीम रजा साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि हुकूमत क्या बाइख्तियार है या बेइख्तियार है। अगर बेइख्तियार है तो फिर क्यों बज़िद है, और अगर बाइख्तियार है तो फिर कुछ नताइज क्यों नहीं नजर आते हमें? पहले तो वो खुद बताया ना कि क्या बाख्तियार है या बेअख्तियार है, ये तो उसका मसला है। और हमें अगर अख्तियारात का मरकज़ उनके पास नहीं है तो किसके पास है, ये भी बता दें ताकि लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो। दूसरी बात ये कि एहतसाब कहाँ पर हो रहा है और किसका हो रहा है। जब तक कि जब FIA ये कहता है कि BRT में अब अरबों रुपए के घपले हुए हैं, तो आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जी आप रोक दें इनको, अब मज़ीद तहकीकात ना की जाए।
जब आपसे फॉरेन फंडिंग की बात होती है तो आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जनाब हमारे फॉरेन फंडिंग को ना छेड़ा जाए, उस पर बात ना की जाए। वजीर आजम हल्फ उठाने से पहले जाते हैं और जाकर बयान देकर आते हैं नैब में हेलीकॉप्टर के सिलसिले में, उसके बाद वो मामला चुप हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद चलता है कि जनाब 450 एकड़ जमीन गाजर के भाव पर बेची गई मालम जब्बा की, उस पर खामोशी हो जाती है। कुछ लोग जो हैं बड़े बड़े, अब ये सवाल तो खुद अदालतों ने उठाया है कि भाई जब आप नंदी पावर प्रोजेक्ट से जब आप जनाब बाबर अमान साहब को फारिग कर चुके हैं और उनको आप ब्री कर चुके हैं, तो बाकी लोगों पर किस बात का केस चलाएंगे? तो अब आप इस तरह के मामलात अगर होंगे और जब नैब ये कहेगा कि जनाब अगर हमने हुकूमत को हाथ लगाया और उनके लोगों का एहतसाब शुरू किया तो फिर हुकूमत गिर जाएगी, अगर नैब की ये कंसिडरेशन होगी तो फिर आपने मुल्क भी चला लिया, फिर आपने जो है मुल्क की मैशत भी चला ली, फिर आपने कोरोना भी मैनेज कर लिया, फिर आप तो इसी तरह रहेंगे जिस तरह से हैं और सूरत हाल मजीद खराब होगी। आपने कम से कम एक बात तो करनी थी, इस नैब को पिछले 3-4 साल में एक काम तो करे ना। एहतसाब शुरू हुआ नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ को सजाएं भी हुई और उनको कई बड़ी मुद्दत की सजाएं हुई हैं, लेकिन वो सवाल अपनी जगह पर अब भी मौजूद है। आप वो मनी ट्रेल ले आए ना, ठीक है, ठीक है, ट्रेल आप ठीक है, लगाड़ी साहब गॉट योर पॉइंट। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आ दो तो फिर मैं कौमी असेंबली के इजलास के हवाले से और लॉकडाउन के हवाले से जो बात की जा रही है सिंध में उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, नज़ीर लगारी साहब, नदीम रज़ा साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सोलंकी साहब आपकी तरफ आऊँगा। सोलंकी साहब, सिंध हुकूमत सूबे में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन करने पर गौर कर रही है, जबकि WHO ने भी ये बात की कि आप 2 हफ्ते लॉकडाउन करें, 2 हफ्ते नरमी रखें, लेकिन हुकूमत भी ये बात कर रही है, इमरान खान साहब भी ये बात करते नजर आए कि हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। एक बार फिर से क्या सिंध और वफाक के दरमियान तनाज़ा पैदा हो जाएगा? देखिए जी, तनाज़ा तो मौजूद है और ये शुरू से ही है। जब से कोरोना का आगाज़ हुआ तो जो पॉलिसियां हैं सिंध हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की, उनमें एक बहुत वाज़ेह एक तज़ाद आपको नज़र आता है। लेकिन आपने देखा कि खान साहब जो अपने मुतज़ाद बयानात देते रहे हैं कोरोना से मुतल्लिक, वो सिर्फ लॉकडाउन के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि उनके अपने नज़रियात थे कि जी वो गर्मियाँ आएंगी तो जी कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो ये तो सिर्फ जो है वो 2% को मसला है, ये तो सिर्फ बूढ़े और बीमार लोगों को मसला है। तो इस तरह की जो बयानात थे, लॉकडाउन की मुखालफत भी की और लॉकडाउन हो भी गया पूरे मुल्क में, और फिर वो उन्होंने डाल दिया अशराफिया के ज़िम्मे। अब बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया रमज़ान के महीने में, जिसकी वजह से फिर मजबूर हुई फिर सिंध हुकूमत भी, और उन्होंने तमाम चीज़ें खोल दी। अब उसके नतायज आपके सामने हैं कि 1,20,000 से ज़ायद लोग जो है वो इन्फेक्टेड हैं, और अब जो एवरेज है वो कोई 6,000 लोग नए इन्फेक्ट होके आ रहे हैं। और इस तमाम तर के बावजूद आपकी जो पूरे मुल्क की जो टेस्टिंग सलाहियत है, वो जो वादा किया गया था NDMA की तरफ से 50,000 का, उसके आधे पे भी नहीं पहुंची। आपने 23,000 के जो टेस्टिंग है उसको भी क्रॉस नहीं किया। तो आपके पास इस वक्त जो इन्फेक्शन की जो सूरत हाल है वो तकरीबन 24% है। ये दुनिया के तेज तरीन जो इन्फेक्शन रेट है उसमें शुमार होता है। अब आपके तमाम लोग जो है वो जिनकी डेथ हो रही है वो सिर्फ कोरोना के फिगर्स में उसका शुमार नहीं किया जा रहा, तो अब हमें नहीं मालूम कि कितने लोग वाकई कोरोना से उनकी डेथ हो रही हैं। तो हम तो इंतहाई खतरनाक एक सूरत हाल में हैं, ऐसे वक्त में जिसमें न लॉकडाउन है, न लोगों को सही तरीके से एजुकेट किया गया है, न कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बनाया गया है। तो अब सिंध हुकूमत अपने तौर पर क्या करती है उसका बहरहाल एक अख्तियार है आईनी कि वो, और जिम्मेदारी भी है कि वो अपने लोगों को बचाए। लेकिन जब तक आप पूरे मुल्क के लोगों को नहीं बचाते
तो आपका मुल्क जो है वो कहाँ जाएगा। खास तौर पर जो आपके जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो तो ओवरवेल्म्ड है। वहां पर तो अब लोगों को जगह नहीं मिल रही, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। तो हम तो एक बहुत तबाही के दहाने पर खड़े हैं। जरूरत इस बात की थी कि इसको पूरी कौम एक कौमी बयानिए के साथ इसका मुकाबला करती, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा। ये बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत। ठीक है, हमारा हेल्थ सिस्टम पहले ही वेंटिलेटर पर था। अमजद शुएब साहब, हुकूमत क्लियर पॉलिसी क्यों नहीं दे पाई और क्या अब सूरत हाल हमारे हाथ से निकलती जा रही है? देखिए, बात यह है कि हुकूमत ने जहां गलती की, बहुत बड़ी गलती की, वो जब पाकिस्तान से लोग आ रहे थे या बाहर से एयरपोर्ट के जरिए उस वक्त आ रहे थे, फ्लाइट चल रही थी, वहां पे हमारे लोगों ने बड़े कैजुअल काम किया और उन लोगों को फैलने दिया। जहां जहां हमारा उस वक्त कोई भी इंतजाम नहीं था आइसोलेशन का या क्वारंटीन सेंटर्स वगैरह नहीं बने हुए थे। सिंध गवर्नमेंट ने सखर वगैरह में बनाए, लेकिन वहां पे लोगों को रिटेन नहीं कर सके, लोग अपनी मर्जी से निकल गए। पंजाब में इन्होंने जंग में बनाए, लोग वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स को पैसे दे दे के बाहर निकल गए। कौम का अपना भी एक मिजाज होता है ना, तो ये तो यहाँ ये हो रहा था। उस वक्त लॉकडाउन आपने किया, 3 हफ्ते लॉकडाउन नहीं चाहिए था, कर्फ्यू चाहिए था। अगर कर्फ्यू लग जाता, लोग इधर उधर ना निकलते तो शायद ठीक है। लॉकडाउन माना नहीं किसी ने, दुकानें कारोबार बंद हो गए, लेकिन दुनिया फिर रही थी, पिकनिक्स हो रही थी, सैरो तफरी, मिलना मिलाना, वो सोशल डिस्टेंसिंग को वो हाल किया। और कोरोना फैल रहा था लेकिन किसी के मुंह पे मास्क नजर नहीं आता था। तो ये तो उस वक्त अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन इसकी करवाती कि कर्फ्यू लग जाता और लोग बाहर ना आते, तकलीफ बहुत होती। लेकिन 3 हफ्ते का आप ये चीजें बर्दाश्त कर जाते हैं। लोग जो अपने कारोबार वगैरह 3 हफ्ते शायद रोक लेते, डेली वेजेस भी शायद 3 हफ्ते गुजारा कर जाते उस वक्त, लेकिन लंबे वक्त के लिए डेली वेजर और इन लोगों के लिए मसला बनना शुरू हो जाता। अब सूरत हाल ये है कि अगर आपके मुल्क में बीमार आदमी जो है वो 1,10,000 है या 20,000 है, तो जो आबादी जिसने अपना रोजगार लेना है वो 21 करोड़ है। उनको आप जब बंद करते हैं कि तुम्हारा कारोबार बंद, तुम्हें लॉकडाउन, तो वो 21 करोड़ है जिसका रोजगार रुकना शुरू हो जाता है। उसमें दफ्तरों के मुलाजिम भी कुछ होंगे, लेकिन बाकी वही हैं जो बाहर काम करते हैं, दुकानदार हैं। उनको कोई नजर नहीं आता कि ये बीमार किधर है, कौन है जो जिसको कोरोना हो गया। हम तो फिगर देखते हैं ना। लिहाजा आपकी आधी से ज्यादा आबादी, अभी ये गैलप वालों ने कल सर्वे किया, वो कहते हैं 50% से ज्यादा लोग तो ये कहते हैं बकवास है, ये फ्रॉड गवर्नमेंट कर रही है हमारे साथ, कोरोना तो है ही नहीं कहीं। असल चीज ये है कि क्या आप पूरी जिंदगी, क्या आप अगले कई महीने लॉकडाउन कर सकते हैं, और वो भी आज इस तरह का हाफ बेक टाइप जो कि लोग बाहर फिरते नजर आए? ये हो नहीं सकेगा, क्योंकि 21 करोड़ लोग बाकी रोजगार के। जरूरत इस बात की है कि जब आपको बताया जा रहा है, भाई आपको टेलीफोन करें तो उस पर तकरीर आ जाती है कोरोना पे, टेलीविजन लगाएं तो हर एक चैनल के ऊपर बार बार इश्तिहार दिखाए जा रहे हैं कि जनाब ये खतरनाक है, इसका ये मसला होगा, वो मसला होगा। सूबाई हुकूमतें दिखा रही हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है। आप जब तक खुद नहीं करेंगे एहतियात, अभी मैं शायद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने एंड पे यही कहा, उसने कहा जी मुझसे बेहतियाती हुई, मुझे एहतियात करनी चाहिए, सबको एहतियात करनी चाहिए, इसका हाल यही है। आप लोगों की जिंदगी 100% बंद करके नहीं रख सकेंगे, क्योंकि वो 21 करोड़ है, उनको कौन खिलाएगा? आज मैं आपको एक स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का, कल केपीके के प्राइवेट स्कूलों ने नोटिस दिया गवर्नमेंट को कि जी चूंकि क्लासें रेगुलर इस तरह हो नहीं रही, हमें फीसें नहीं मिल रही, अब हुकूमत हमें कंपनसेट करे, हमारी बिल्डिंगों का किराया भी दे और स्टाफ की मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जो शुएब साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, कहां से देगी? ये कोरोना ने, आपने 1.5 बिलियन, ये आपने तकरीबन 1 ट्रिलियन, 1.25 ट्रिलियन आपने लोगों को एहसास प्रोग्राम वगैरह में ठोक के दे दिया है। बर वक्त अगर इस हवाले से बेहतर पॉलिसीज लाई जाती, बर वक्त इक़दाम किए जाते, तो आज सिचुएशन इतनी वर्स ना होती। नदीम साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं अमजद साहब। नदीम साहब, अमजद साहब ये कह रहे हैं कि जहां तक मैं समझ पाया हूं कि लॉकडाउन के मुख्तलिफ मराहिल में गुजरने के बजाय अगर चंद दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाता तो शायद सिचुएशन इतनी वर्स ना होती। देखिए, पहले तो सबसे बात यह कि ताफ्तान के ऊपर ही यूजुअली उंगलियां उठ रही होती हैं कि ताफ्तान से ही लोग आए हैं, जबकि इसको कई दफ़ा तस्वीर भी कर दी गई है। और आज पार्लियामेंट के अंदर भी ख्वाजा आसिफ ने भी कहा ऐसा हरगिज़ वो नहीं है। जो पहला जो केस पाकिस्तान में हुआ, जो मौत इससे वाक़ई हुई है, वो मर्दान में हुई है, वो अरब ममालिक से आए थे, मर्दान में हुई है, तो इस तरह का वो नहीं है ये। अच्छा, दूसरी बात कर्फ्यू की, जब सिंध ने लॉकडाउन किया तो उस वक्त वफाक से इसकी मजम्मत की गई कि लॉकडाउन क्या होता है, कितने दिन तक आवाम को इसी में रखा कि तशरीहात दी गई कि लॉकडाउन होता क्या है।
सख्त लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, इसी मुखमुसे में लोगों को रखा। देखिए ऐसी बात नहीं है, शुरू में आवाम ने साथ दिया, जैसा अनाउंस किया गया कि लॉकडाउन है, लोग घरों में रहे, कोई पिकनिक पे कहीं नहीं गया। ये मीडिया उसका शाहिद है कि कोई इस तरह से लोग नहीं गए, सब लोगों में खौफ था शुरू में। लेकिन जब मरकज़ से बातें शुरू हो गई कि ये हम लोगों को कैद नहीं कर सकते, लोग भूखे मर जाएंगे, अभी जैसे शुएब साहब भी कह रहे थे 3 हफ्ते तक ऐसा कोई क़यामत नहीं आती, लोग बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन जब तज़ाद इतनी ज़्यादा हो रहा वाफर मकदार में कि आज भी देखें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सिंध में हो रही हैं, बिलखुसूस कराची के अंदर जिस तरह से ह्यूमिलिएट किए जा रहा है डेली की बुनियाद पे, जो असल जो इश्यूज़ हैं उसको तो इसी तहत किया जा रहा है इस कोरोना की वजह से। हमने कोरोना पे ही सियासत मचाई हुई है। सुप्रीम अदालत ने भी कहा था क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों से और बयानात से कोरोना को ख़त्म किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। हम इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, जो चीज़ करनी चाहिए थी हमने नहीं किया। देखें इमरान खान बार बार कहते रहे हैं कि ये 2% जो अशराफिया है उसके लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो गरीब हैं उनको बंद नहीं किया जा सकता। आज अगर आप देखें कितने आपके अरकान पार्लियामेंट, तकरीबन 10 के करीब अरकान पार्लियामेंट जो है वो सिटिंग अरकान पार्लियामेंट वो शहीद हो चुके हैं। आपके 3,500 से ज़ायद जो हैं डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ वो इन्फेक्टेड हैं, और फिर तकरीबन 35 आपके डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वो अपनी जानें दे चुके हैं, और बारहा वो मुतालबा करें कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। आप देखें रोज़ाना हर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर करें, अपने मुतालबात करें, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं जेन्युइन उनको तो मुशावरत में शामिल नहीं किया जा रहा। हाँ, लॉकडाउन के लिए और इसके लिए ताजिरों को शामिल किया जा रहा है, जो हकीकी वारिस हैं, जो हकीकी किरदार अदा कर रहे हैं, उनको इस सब सिनारी से बाहर रखा गया है। वो इसलिए बाहर रखा गया है कि इस गवर्नमेंट के पास भी कई डॉक्टर्स हैं जो कैबिनेट के अंदर हैं। अगर वो डॉक्टर इस तरह की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो कैसे होगा? फिर तीसरी बात यह कि अवाम को ख्याल करना चाहिए कि जब इतने इश्तिहार चल रहे हैं, इतने ऐड चल रहे हैं, ऐसे कुरान में भी हर जगह लिखा हुआ है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जानूमी है, फिर क्यों रिश्वत ली और दी जा रही है? कवानीन मौजूद हैं कि चोर को सज़ा मिलेगी, जो भी कल्प्रिट होगा उसको सज़ा मिलेगी, फिर क्यों हो रही है? फिर पुलिस क्यों बनी हुई है? सरहदों की हिफाजत के लिए फ़ौज बनाई गई है, वो क्यों बनाई गई है? अगर लोगों को इतना खौफ है तो नहीं। देखें यह रियासत की जिम्मेदारी होती है, और कौम जो है लीडर को नहीं चलाती, लीडर कौम को चलाता है। लीडर ऐसा अपनी तकलीद इस तरह का अमल करें जो लोग उनकी तायद करें, तकलीद करें, ताकि उस पर अमल करें। लेकिन जब आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें डिस्टेंसिंग को आप मलूज़ खातिर नहीं लेकर आएंगे, फिर कोई कैसे करेगा? आप एक स्टेटमेंट हमारा होता नहीं है कि ये आज एक बयान आता है, कल फ्लो हो जाता है, फिर वो शदीद हो जाता है, फिर अवाम अमल नहीं करे। अवाम कैसे अमल करेंगे? आप तो पहले एक जगह खड़े हो जाएं, कहीं भी हो जाएं। अगर लॉकडाउन करना है तो लॉकडाउन करें, कर्फ्यू लगाना है तो कर्फ्यू लगाएं। आपने तो लॉकडाउन लगाया नहीं था, अगले रोज़ फिर कहीं और से जब खबर आ गई कि लॉकडाउन हो रहा है तो लॉकडाउन हो गया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। लीडर को अगर वज़ीर आज़म आप हैं तो आप आएँ, लाइक वज़ीर आज़म आप ट्वीट करें। जबकि जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी कह रही है कि वहाँ की कश्मीर के वो भी कह रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान वाले वो भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप खुद इस तरह से नहीं करें, आपको यकीन ही नहीं है शायद, क्योंकि आप 12 पहले भी कैसे कि मुझे बताया जाता है कि आप वज़ीर आज़म हैं। तो ऐसा नहीं होता, आपको आना पड़ेगा, आवाम को बचाना होगा, लोगों को इस बहरानी सूरत हाल से एक तरफ आ जाएँ। जो आलमी इदारे सेहत कह रहा है उस पर अमल करें। आप देखिए तिजारत होती रहेगी, लोग कारोबार भी कर रहे हैं। आपने जैसे रमज़ान के आखिरी अशरे में जिस तरह से खोला है, फिर जो सूरत हाल वहाँ पे रही है, आप देख लें मार्केट में क्या हुआ है। लोग एक दूसरे से मिल गए, मुंसलिक हो गए, फिर ख़त्म हो गए सारे कुछ। आपने मास्क वो नहीं हो रहा, अब तो ये भी आ गई है नई वो इस्तिलाह कि सिर्फ मास्क नहीं रोक सकता, उसके लिए दीगर लवाजमात भी आपको पूरे करने पड़ेंगे। जो 6 अशारिये दिए हैं उनके ऊपर आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। उसकी वजह ये पहले आप उसके ऊपर मनो अन उस पर अमल करें, तब आवाम करेगी। अगर आप उसी तरह से आए रोज़ बयानात मुख्तलिफ देते रहेंगे तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आप लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएँ, मईशत को भी बचाएँ, और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप मीडिया का भी कौम का भी वक्त ज़ाया हो रहा है। वन गो में आप कर दें, जितना आप वक्त ज़ाया करेंगे उतना नुकसान होगा। क्योंकि वही मिसाल है, जब जुल्म के ख़िलाफ़ आप जितनी ताख़ीर करेंगे, इसी तरह से मर्ज़ के ख़िलाफ़ भी आप जितना मर्ज़ को फलने फूलने देंगे उतना ही नुकसान होगा। फिर नासूर बन जाता है, फिर उसमें इलाज नहीं होता। अभी आप सब कुछ कर सकते हैं, एहतियात बरतवाएँ, ख़ुद भी करें और लोगों से भी कराएँ। आप ये देखें ना कितने अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो क्वारंटाइन
क्वारंटाइन के अंदर हैं, वो घरों पे हैं, कितनों को आ गया? वो अशराफिया में आते हैं या गरीबों में आते हैं? आप खुद इस चीज़ का फैसला करें। हम गरीबों के नाम को हमने बिल्कुल वो तहतेक कर दिया। हम 12 गरीब 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 तो पुकारते हैं, लेकिन हम उन्हीं को पीस रहे होते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम उनको कुछ नहीं दे रहे। आप बजट में भी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं दे रहे टैक्स, आपने इतनी महंगाई कर दी, उसका तो जवाब दें आप पहले। आपने गंदुम पे देखें, आप आए रोज़ पैसे बढ़ रहे हैं, स्कूलों का देख लें आप हाल, जब वो थ्रेट कर रहे हैं और वालदेन का कौन हिसाब देगा? उनको जो फीस देने के लिए बारहा इस तरह से चीज़ें चला रहे हैं, उनका तो कोई पुरसान हाल नहीं है। आप बैठ के सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक दूसरे पे बयानात देके क्रिटिसाइज करके ये मसला हल होने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिकली आपको आगे आना पड़ेगा। लगारी साहब, ना खुद एहतियात बढ़ती जा रही है, जब आप खुद एहतियात नहीं बरतेंगे तो अवाम भी उस पर अमल दरामद नहीं करेगी। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी जिस तरह से नदीम साहब ने भी बात की कि अब कोरोना पर भी सियासत हो रही है, और यही बहस कौमी असम्बली के इजलास में भी रही। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात कही कि नून लीग की अगली पूरी सफ कोरोना की लपेट में आ चुकी है। वही बात कि खुद भी एहतियात नहीं की जा रही। अभी सोलंकी साहब भी ये बात कर रहे थे कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये बात कही कि खुद भी एहतियाती की उन्होंने। असल मसाइल पर बात करने के बजाय अब कोरोना पर भी सियासत ही की जा रही है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। कोरोना को ओनरशिप नहीं दी गई, कोरोना को एक्सेप्ट नहीं किया गया कि इस तरह का कोई एक खतरनाक वायरस दुनिया में फैल चुका है, इसको ओन नहीं किया गया। हमने इस बात को माना ही नहीं है। ये नहीं है कि आवाम किस तरह पर, आवाम तो मानते नहीं है। आवाम को तो बेचारों को ऐसी ऐसी पोस्ट आप डालते हैं जो हैरान कर देते हैं कि जनाब इस तरह की पोस्ट भी होती हैं। अच्छा जी ये चीज़ ले लें, फलां जड़ी बूटी खा लें, फलां जड़ी बूटी जो है वो ठीक रहेगी, फलां चीज़ ले लेंगे तो फिर। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि हुकूमत की सतह पर हुकूमत कोरोना को हुकूमत ने सीरियस लिया ही नहीं, डे 1 से सीरियस नहीं लिया है। और उसको शायद इस बात का वो नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि कितना नुकसान हो सकता है। आप गरीबों को बचाना चाहते हैं, लेकिन क्या गरीबों को मारना भी चाहते हैं? क्या इससे मुतासर जब लोग होंगे तो क्या वो अमवात की तरफ नहीं जाएंगे? अब हफ्ते के हिसाब से जो आपका फिगर 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में जाकर बनता था, वो रोज़ाना के उस हिसाब से हो रहा है। 4, 5, 6 हज़ार तक आपका फिगर रोज़ाना चला जाता है। ये इस सूरत हाल में कि आपके पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपके पास ये सलाहियत नहीं है। पंजाब 50,000 लोगों को डेली टेस्ट नहीं कर सकता है। पंजाब के पास अब भी दावे के मुताबिक भी यही है कि 10,000 से कम की कैपेसिटी है। इसी तरह से सिंध के पास भी कैपेसिटी नहीं है। इस कैपेसिटी को अगर बढ़ाएं तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के कितने लोग कोरोना में पॉजिटिव हो चुके हैं, और हम अमवात का भी पता नहीं है हमें कि कितने लोग इससे जहाँ से जा रहे हैं कोरोना के बाद। तो हुकूमत ने इसकी ओनरशिप नहीं ली है। हुकूमत ने लॉकडाउन को, अच्छा लॉकडाउन को शायद हुकूमत पहले भी सीरियस नहीं समझती थी। कश्मीर के लॉकडाउन पर इन्होंने कौन सा कर लिया था? कश्मीरी तो अब 10 महीने हो गए, ऊपर हो गए, 10 महीने और 7-8 दिन हो गए हैं कश्मीर में लॉकडाउन है। लेकिन हुकूमत जो है वो आराम से है और उसको कोई परवाह नहीं है। और अपने लोगों के भी लॉकडाउन का उसका वो है कि जी अगर हमारे यहाँ लॉकडाउन हो तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो कश्मीर के लोग जो हैं वो किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हुकूमत ने इस बात के बारे में सोचा है? मेरे ख्याल में अगर सिंध हुकूमत ये फैसला कर रही है, लेट इट डू, उसको करने दें। वो अगर 2 हफ्ते के करती है तो फिर आपकी क्या होगा? जो इंटरसिटी बसेस चल रही हैं, जो पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से बसें आ रही हैं कराची की तरफ, क्या वो रुक जाएंगी? क्या ट्रेनें जो चल रही हैं वो रुक जाएंगी? क्या मास मोबिलाइजेशन खत्म हो जाएगा? क्या लोगों का सिंध के अंदर दाखिला खत्म हो जाएगा? क्या शहरों के अंदर लोग अपनी ट्रैफिक रोक पाएंगे? ये एक बड़े इस तरह के बड़े सवालात मौजूद हैं। हुकूमत सीरियस नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत इकनॉमी में भी सूरत वो नहीं है, सीरियस नहीं है, उसको भी ठीक करने में सीरियस नहीं है, लोगों के हालात जिंदगी बेहतर बनाने में सीरियस नहीं है। हुकूमत मुजमली तौर पर आपकी राय है कि गैर संजीदा है। अगर संजीदगी से तमाम मसाइल पर तवज्जो देती तो कहीं ना कहीं हल निकल आता। आखिरी 5 मिनट है मेरे पर लगाड़ी साहब, मैं सोलंकी साहब का एक और मसले पर भी कमेंट लेना चाहूंगा। सोलंकी साहब, पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें कम हुई क्योंकि ऑयल कंजप्शन कम हो गई। पाकिस्तान में तो तेल ही नायाब हो गया। अब वफाकी वजीर पेट्रोलियम भी ये बात करें कि 3 दिन में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। देखें, अब हम इनके अगर वादों पे चलेंगे तो फिर तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब हर आदमी जिससे भी आप बात करें तो वो यही कहेगा कि दुनिया भर में पेट्रोल के खरीदार नहीं मिल रहे और पाकिस्तान में खरीदार को पेट्रोल नहीं मिल रहा।
और हर दफा जो है वो ये कहते हैं कि जी ये माफिया का काम है। तो बात यह है कि माफिया को पकड़ना जो है वो उसके लिए हम किसी और मुल्क से तो हुकूमत नहीं लेकर आएंगे ना, इसी ने करना है। आपने कहा कि जी वो आटा जो है वो माफिया ने किया, तो उसमें किस माफिया को आपने पकड़ा है? चीनी का आपने माफिया की बात की, तो जो सबसे बड़े जो किरदार थे वो तो पता नहीं किस तरह का एनआरओ दे के वो बरतानिया पहुंच गए हैं। इसी तरह से जो है वो अद्वियात की माफिया की बात हुई, तो उसके जो लोग हैं उनको आपने खुद ही नवाज दिया। तो अब पेट्रोल जो है उसमें आप कह रहे हैं कि ये भी कोई माफिया है, तो ये माफिया आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे बैठी है, तो उसको पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है? अवाम को रिलीफ देना किसकी जिम्मेदारी है? दुनिया भर में पेट्रोल का कोई मसला नहीं है, आपके यहाँ मसला है। तो ये जो चीजें हैं उसकी तफ्तीश करना, जिम्मेदार का तयन करना आपकी जिम्मेदारी है। 2 साल जो है वो आपकी हुकूमत को आ गई है, हो गए हैं, तो अब आप कब तक ये नजला जो है वो नून लीग और ठीक है गॉट योर पॉइंट सोलंकी साहब, मेरे पास वक्त कम है, मैं अमजद शुएब साहब भाई इस पर कमेंट ले लूं। अमजद शुएब साहब, उमर अयूब साहब कह रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इससे पहले भी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों की बातें होती रही हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की बात होती रही है, कार्रवाई के कोई नताइज हमें नजर नहीं आते। इन्होंने तो फिर चीनी वालों को हाथ डाला, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया उनको, सारे महकमों को उन्होंने फैसला सुना दिया है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन ना किया जाए, हम केस सुनेंगे। तो हमें पता है अदालतों से जाके हर किसी को रिलीफ मिल जाता है। ये क्या पिछले दौर में शेर आटा नहीं खा गया था नवाज शरीफ के दौर में? तो किसी ने कुछ किया? किसी ने हाथ ही नहीं लगाया किसी को। इन्होंने तो फिर किसी को हाथ लगाया है। वो माफिया जो है वो ऑपरेट करती हैं, हुकूमतें बेबस होती हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आप हुकूमत का ही फर्ज है उनको खत्म करना, लेकिन यहां माफिया के साथ साथ अवाम भी शामिल हो जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में होती है वो भी शामिल हो जाती हैं, तो हाथ डालना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये एक चीज है, लॉकडाउन इंडिया में जितना हुआ, जितना सख्त हुआ, दुनिया में किसी और जगह इतना सख्त नहीं हुआ। कोरोना खत्म हो गया वहां पे, कोरोना वहां पे पहले से कहीं ज्यादा है। उनके 10-10 हजार 11-11 हजार लोग रोजाना निकल रहे हैं। पाकिस्तान में टेस्टिंग कैपेसिटी कम नहीं है, लेकिन लोग सामने नहीं आ रहे। आपने जो आप कहते हैं जी मैंने आज 23,000 टेस्ट किए, उसकी वजह यह है कि आपके पास 23,000 लोग जो हैं आज टेस्टों के लिए पेश हुए। जब तक लोग खुद नहीं निकलेंगे बाहर टेस्ट कराने के लिए, आएंगे नहीं, आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन टेस्ट लोग कम कराते हैं, वो तादाद उसी के मुताबिक है। ठीक। अब आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल का किस्सा ये है कि पीएसओ सारे पंप्स को सप्लाई कर रहा है जो पीएसओ के हैं। मैंने सारी ये तहकीक की है, लेकिन दूसरी कंपनियां नहीं कर रही। उनके पास 11 दिन की आज भी इन्वेंट्री मौजूद है, लेकिन आपने कीमत कम की है, वो कहते हैं जी इन्वेंट्री हमारी पहले की पड़ी हुई है। आप कीमत बढ़ा दें तो सारे खुश हैं, वो आ जाएंगे पूरी इन्वेंट्री लेके। किसी के ईमान में ये नहीं चीज आएगी कि मैंने पहले सस्ता खरीदा हुआ था, आज आपने कीमत बढ़ा दी, मैं ये जब तक सस्ता खत्म नहीं कर लेता मैं आपकी कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन आपने कीमत कम की तो सबको याद आ गया। ठीक है अमजद शुएब साहब, मेरे पास वक्त कम है, मैं नदीम साहब का भी कमेंट ले लूं। आपका कमेंट मेरे पास आगे। नदीम साहब, आप इस सारी सिचुएशन पर क्या कमेंट? दो चीजें। पहला एक तो बिल्कुल टेस्टिंग कैपेसिटी का जी, कल जो हुआ है वो 26,000 से ज़्यादा हुआ है। जो बात रही कि लोग आते नहीं, लोग बेचैन हैं कराने के लिए, लेकिन 8,500 10,000 रुपये कौन देगा टेस्ट कराने के? जब वबा आती है तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है उसके तमाम फैसिलिटेट करना अपने अवाम को। तो टेस्ट हो नहीं रहे। जो 1.5 महीने पहले कहा गया कि हम 50,000 तक हम चले जाएंगे, अभी हम मैक्सिमम 26,000 से ऊपर तक पहुँच पाए हैं और नहीं हो पा रहा। और पेट्रोल की जहाँ तक बात रही है, जो वज़ीर आज़म ने जब नोटिस लिया है, इसका मतलब है उन्होंने एतराफ़ कर लिया है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है पेट्रोल की, हमें इसको देखना होगा, उसकी सेहत के मुताबिक लेना होगा। हमने इंपोर्ट ही नहीं किया उस तरह पेट्रोल जो करना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने इसका नोटिस लिया है। नोटिस का मुराद यही है कि गवर्नमेंट, वज़ीर उन्हीं का है ना, वो किससे जवाब लेंगे? ये एतराफ़ करना होता है कि हमारी पॉलिसी नाकिस थी, ये नहीं बोले उसको नोटिस का नाम दे दिया है। तो हमें इस तरह से देखना पड़ेगा कि जो है कार्टेल जो यहाँ बना हुआ है, जैसे माफिया, एक सेकंड और, माफिया जो होता है बिल्कुल हर जगह माफिया मौजूद है, लेकिन अपना माफिया अलग होता है, दूसरे का माफिया अलग होता है। दूसरे के माफिया को पकड़ना है, अपनी माफिया को गले लगाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आई हैव टू वाइंड अप द कॉन्वर्सेशन हियर। नदीम रज़ा साहब मौजूद थे। नजीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, नज़ीर लगारी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया। हुकूमत को संजीदगी से तमाम तर मामलात को डील करने की ज़रूरत है। जब तक गैर संजीदगी का मुजाहरा करते रहेंगे तब तक मामलात हल नहीं होंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।